चलो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था हम लोगों का, और 15 एक बहुत छोटा क्वेश्चन था, वो तो याद ही होगा आप लोग। 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी अगर मुंह देख लो इसका, ये था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पढ़ो। आओ करें इसको, 9 वाले आइडिया से सॉल्व कर लेंगे। 9 वाला आइडिया याद है आप लोग को, कैसे लगता था? इस गिवन नंबर को क्या मान लेंगे? x इक्वल टू 0.3 और 4 पे बार, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्लास 9 में सिखाया गया था कि पहले आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो इस टारगेट के साथ कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो बार के बगल में पहुंचे। फिलहाल वो बार से दूर है, ठीक है। अब उसको कहाँ पहुंचाना है हमको? बार के बगल में। बार के बगल में पहुंचने के लिए इसको कितना डिजिट जंप करना होगा? 1, और 1 डिजिट जंप कराने के लिए क्या करोगे? इंटू 10। तो आप देखो क्या करोगे, इक्वेशन 1 इंटू 10 इज गोइंग टू गिव अस यहाँ पर 10x और वहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? 3.4 पे बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एक बार जब आपका डेसिमल पॉइंट बार के बगल में पहुँच जाए, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट ये होता था कि आप बार के अंदर देखिए कितना लोग आया हुआ है। यहाँ पे बार के अंदर कितना लोग आया हुआ है? 1। कौन है वो आदमी? 4। तो उस एक आदमी के बदले आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के नीचे 2 लोग आया होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से। बार के नीचे अगर 3 लोग आया होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 1000। फिलहाल यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 10 से। तो देखो इक्वेशन 2 फर्दर इंटू 10 क्या दे देगा मेरे को? आ जाओ, क्या दे देगा बताओ यहाँ पे? 100x इज इक्वल्स टू, ये एक और डिजिट जंप करेगा और जंप करके ये क्या हो जाएगा? 34.4 पे बार। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे देखो क्या करना है हम लोग को, ध्यान से सोचना एक बार। जो 2 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप ऐसा समझो कि पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो जा रहा है, जो 2 इक्वेशन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो जा रहा है, उन दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दो। ये वो इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन, तो मिला के क्या हो जाएगा बताओ? अगर आप सबट्रैक्ट करते हो तो मेरे ख्याल में इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा बताओ? 100x माइनस 10x कितना आ जाएगा? 90x इज इक्वल्स टू 34.4 बार 3.4 बार। तो 4 बार कौन? 34 माइनस 3 कितना? 31, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना? 31/90। इसको हम जीपी के आइडिया से भी निकाल सकते थे, इन जीपी का नाम नहीं दिया हुआ तो उतना मेहनत नहीं करेंगे, इसी वाले से कर देंगे। चलेगा? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से वापस से वर्ड प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और सारा वर्ड प्रॉब्लम एक से एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। आराम से टाइम ले लेके करेंगे। इसको पढ़ो पहले आप लोग, समझ में आता तो फिर बात करेंगे। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को ढंग से समझना पड़ेगा। सेविंग्स जो है वो कौन से अमाउंट से स्टार्ट हो रहा है, और पहले 6 महीने के लिए सेविंग जो है वो किस में हो रहा है? एपी में हो रहा है। किस में हो रहा है बताओ? गलत बोल रहा हूँ क्या? जीपी में हो रहा है, सॉरी। द मैन सेव्स ₹500 इन द फर्स्ट मंथ एंड इन सक्सेसिव मंथ्स ही सेव्स ट्वाइस एज मच एज इन द प्रीवियस मंथ, मतलब डबल होता जाएगा। और ये कब तक चलेगा बताओ? 6 महीने तक। कब तक चलेगा? 6 महीने तक। आओ ज़रा एक बार कलेक्शन बनाएं फॉर फर्स्ट 6 मंथ। एक बार ध्यान से देखते रहना, हाँ, और लिखते भी रहना, इजी है। तो पहले महीने का 500, सेकेंड मंथ का 1000, थर्ड मंथ का, फोर्थ का, फिफ्थ का 8000, 6 नहीं 8, डबल होगा ना, तो 8000, और सिक्स्थ का 16000। आया समझ? ये कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? चलेगा पक्का? ये पहला 6 महीना का इनकम हो गया। अब आगे देखो ये क्या बोलता है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने तक हम पहुँच गए। उसके बाद ये बोल रहा है कि फ्रॉम द 7th मंथ ऑनवर्ड ही इज एबल टू सेव ₹500 लेस देन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो कैन यू गेस कि 7वें महीने का सेविंग कितना होगा उसका? अभी आप देखो कि ये फर्स्ट 6 मंथ है ना, और फॉर 7th to 12th मंथ क्या होगा 7वें महीने का इनकम?
मेरे ख्याल में 15,500। देखो एक बार कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर। मतलब 6th मंथ में लास्ट सेविंग कितना था उसका 16,000। 7th मंथ में क्या होगा कि 16,000 से 500 रुपया कम हो जाएगा सेविंग, तो अब 16,000 की जगह कितना आएगा 15,500। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए, एक बार ये सब लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली बताओ मेरे को। नेक्स्ट वाला बताओ, उसके बाद वाला बताओ 14,500, उसके बाद वाला बताओ 14,000 एग्जैक्टली। नेक्स्ट बताओ 13,500 और गिन लेना कि 6 टर्म ही चाहिए। हाँ 13,500। नेक्स्ट 13,000, काउंट करो 6 टर्म हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमको बोल रहे हैं कि ऐसा होने पे पूरे साल का सेविंग कितना हो, ठीक है, पूरे साल का सेविंग कितना हो। तो बेसिकली क्या करना है, इन सारे को ऐड करना है और इन सारे को भी ऐड करना है। इन सारे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि S6 लगा लेंगे हम जीपी के लॉजिक से। किसके लॉजिक से बताओ, जीपी के लॉजिक से। और इसके लिए क्या लगा सकते हैं बताओ, S6 ही लगा सकते हैं। किसके लॉजिक से, एपी के लॉजिक से। इसमें जब जीपी लगाओगे तो फर्स्ट टर्म 500, कॉमन रेशियो कितना 2, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स 6। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6, फर्स्ट टर्म 15,500, लास्ट टर्म 13,000। तो एपी का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके लिखो नाउ टोटल सेविंग इन फर्स्ट 6 मंथ, टोटल सेविंग इन फर्स्ट 6 मंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ। ए है मेरे ख्याल में 500, फिर 2 to the power 6 -1 डिवाइडेड बाई में 2 - 1, सो 500 2 पावर 6 का आंसर 64 -1, 64 - 1 का आंसर 63, सो 500 इंटू 63, तो 5 इंटू 60 300 और 15 315, तो आई थिंक 31500 चलेगा। आया समझ। नेक्स्ट देखो टोटल सेविंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, टोटल सेविंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। इसमें इक्वल्स टू में लिखूँ, क्या लिखोगे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6/2। फर्स्ट टर्म कितना है 15,500 प्लस लास्ट टर्म कितना है 13,000। ये कट के हो जाएगा 3 और ये जुड़ के हो जाएगा 3 इंटू 28,500। करो मल्टीप्लाई करो, 8,550 ऐसा। अच्छा 55, अच्छा 55 ऐसा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर बताओ। अच्छा ओके चलेगा मेरे ख्याल में। और फाइनली पूरे साल का सेविंग अगर चाहिए तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो लिखो हेंस सेविंग फॉर द होल ईयर, हेंस सेविंग फॉर द होल ईयर इज इक्वल्स टू 31500 प्लस 85500, 31500 प्लस 85500, दिस इज इक्वल्स टू कितना 1,17,000 रुपये आना चाहिए, ठीक। तो लिखो 1,17,000, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो इसको। इसको डिस्कस करने से पहले एक कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, अगर आपको याद हो तो थोड़ा कमेंट करना, ठीक है। पेट्रोल हम सभी ने देखा है, पेट्रोल को हम हमेशा ढक्कन उक्कन बंद करके रखते हैं कि खुला छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ उड़ जाएगा, ये उड़ जाने का मतलब क्या है, इवापोरेट हो जाएगा। बेसिकली देखो ऐसा है कि शुरू में मान लो कि ऐसा कोई कटोरा है और इसमें मान लो कि पेट्रोल रखा है आपने, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये पेट्रोल का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। पहले ऊपर तक था, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा पेट्रोल थोड़ी देर के बाद में गायब हो जाएगा। लेकिन मैं
मेरे लैंग्वेज को देखना आप, मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट पूरा पेट्रोल थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेट्रोल एक्चुअली गायब हो जाएगा। थोड़ा बहुत पेट्रोल हो सकता है कि एकदम जो सरफेस वाला पार्ट है उससे चिपका हुआ रहे, मतलब कोई आके अगर इसको स्मेल करे तो उसको पेट्रोल का स्मेल तो आएगा कि अच्छा हाँ थोड़ी देर पहले इसमें पेट्रोल था। आया बात समझ? ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको आप तो अभी कह सकते हो इवापोरेशन, ठीक है, लेकिन ऐसा ही बहुत सारा सब्सटेंस होता है नेचर में जो धीरे धीरे क्वांटिटी में कम होता रहता है, और उसको हम बोलते हैं डिकेइंग। क्या बोलते हैं बताओ? एक बहुत ही थोड़ा सा अनईजी सा एग्जांपल है, बट वो शायद सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा इस सिचुएशन को, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम धर्म में हम डेड बॉडी को बरी कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन जस्ट 10-15 दिन के बाद में कुछ यदि जाके मिट्टी खोदे और निकाल के देखे तो उसको डेड बॉडी ऑलमोस्ट एज इट इज़ मिलेगा। लेकिन इफ़ लेट से कि उस डेड बॉडी को दफनाए हुए मानो कि 10 साल पार हो गए, एंड देन इफ़ यू गो एंड टेक आउट द डेड बॉडी बैग, तो आपको एग्जैक्टली पूरा बॉडी नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट्स मिलेगा, लाइक वो जो मम्मी मिलता है इजिप्ट। आया बात समझ रहे ना? तो वो जो पार्ट्स होता है, और पहले तो पूरा बॉडी ही रहा होगा जब दफनाया उसको, और मम्मी लोग को ऐसा माना जाता है कि बहुत कुछ लेप वेप लगा के दफनाते थे, जिस वजह से इतना हज़ारों साल के बाद में भी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी रिमेनिंग है। नहीं तो नॉर्मली अगर आप बस बॉडी दफना के छोड़ दोगे ना तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद में बॉडी नहीं रहेगा वहाँ, वो पूरा मतलब सॉइल में मिल जाएगा। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है इसी को हम डिकेइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? डिकेइंग। और डिकेइंग का आप कॉमन सेंस से ये मतलब निकाल सकते हो कि पहले वो क्वांटिटी में ज़्यादा रहेगा, थोड़े समय के बाद में वो क्वांटिटी में थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा। 100% गायब टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं होता, वहाँ पे कुछ ट्रेसेस तो रह ही जाता है उसका, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ऑलमोस्ट वो वहाँ से क्या हो जाएगा? गायब। और ये जो गायब होने का प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? डिकेइंग। क्लियर है मेरे ख्याल में? एक बार सवाल को वापस पढ़ो आप और फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, सोचना। आओ डिस्कस करते हैं। शुरू में अमाउंट वाइज ये कितना था? 64। मैं इसका एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। एकदम बिगिनिंग में जब टाइम इक्वल टू एक्चुअली कितना हो रहा था? 0, तब ये क्वांटिटी में कितना था? 64। फिर कितने टाइम के बाद? 8 घंटा बाद। तो टाइम अब कितना हो रहा है? टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, ठीक है। और ये क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? 32। फिर कितने देर के बाद? 4 घंटा के बाद, मतलब 1 सेकेंड। 0 से ये 8 हो गया, और ये 8 से क्या हो जाएगा? एक्चुअली 4 तो नहीं। A substance initially weighing 64 grams decaying at a rate such that after 8 hours there are only 32 grams remaining. In another 4 hours there are only 16 grams remaining. ठीक है? तो another 4 मतलब ये मैं ऐसा करूँ, इस 8 को ना ऐसे मार्क नहीं करता। आप ऐसा सोचो कि टाइम इक्वल्स टू ये फर्स्ट 0 पोजीशन है, ये मेरा पोजीशन फर्स्ट होगा, और यहाँ से यहाँ जंप करने में मेरे को लगा 8 घंटा, ये चलेगा। फिर 32 से क्वांटिटी कितना हो रहा है इसका? 16, और इसमें जो टाइम कंजम्पशन होगा वो 32 से यहाँ पहुँचने के लिए इट इज़ टेकिंग हाउ मच आवर्स? 4 आवर्स। फिर 16 से फर्दर ये कहाँ चला जाएगा? 8, मतलब बार बार आधा हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। और समय भी जो हमको बार बार आधा लग रहा है, इसको प्रोसेस करने में, ये इतना पे पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है मेरे को? 2 घंटा। अब नेक्स्ट 8 से क्या होगा? 4, और टाइम का क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 घंटा, मतलब यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे। ओवरऑल प्रोसेसिंग में टाइम कंजम्पशन कितना हो रहा है मेरा? 1 घंटा। फिर 4 से ये क्या होगा? 2, और टाइम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 2 से ये क्या होगा? हाफ। हाफ से ये क्या होगा? अच्छा हाफ नहीं, सॉरी, 2 से कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि आधा हो रहा है ना हर जगह। तो 2 से कहाँ चला जाएगा? 1 से कहाँ चला जाएगा? हाफ। हाफ से कहाँ चला जाएगा? 1/4। 1/4 से कहाँ चला जाएगा? 1/8। 1/8 से कहाँ चला जाएगा? 1/16। 1/16 से कहाँ चला जाएगा? 1/32। 1/32 से कहाँ चला जाएगा? 1/64। फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? 1/128। फिर कहाँ चला जाएगा? 1/256। फिर कहाँ चला जाएगा? 512। फिर कहाँ चला जाएगा? 1/1024। और ये ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और इसको कम होने के लिए जो टाइम कंज्यूम आपका हो रहा होगा, पहले यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए टुक 8 आवर्स, यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए टुक 4 आवर्स, यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए टुक 2 आवर्स। तो टाइम भी आपका आधा होता जा रहा है।
तो यहाँ पर एक्चुअली पैरेलली आप देखोगे कि 2 जीपी चल रहा है। कितना जीपी चल रहा है? 1 जीपी मेरे को सब्सटेंस का क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, हाफ, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। और दूसरा मेरे को उस पोजीशन पे रीच करने के लिए जो टाइम कंज्यूम्ड है उसका आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए समय कितना लगा? 8 घंटा। यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए समय कितना लगा? 4 घंटा। यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए समय कितना लगा? 2 घंटा एंड सो ऑन। और हमको पूछ रहा है कि कितने समय के बाद में ऑलमोस्ट ये सब्सटेंस खत्म सा हो जाएगा, ठीक है। और इसने वर्ड यूज़ किया है ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, ठीक है ना, क्योंकि पूरा खत्म तो कभी नहीं होगा, आप देख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सब्सटेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसके बाद क्या आएगा? 1/2048। उसके बाद क्या आएगा? 1/4096। और एक टाइम के बाद में 1 डिवाइडेड बाई इतना बड़ा नंबर रहेगा ना कि सॉल्व करने के अंदर प्रैक्टिकली जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो। आया बात समझ ना? तो क्वेश्चन राइजेस कि वो मोमेंट कब आएगा? तो आई विल से कि ये जैसे यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बताओ? कि मतलब वो ज़्यादा था अब थोड़ा कम हो गया। और ये डिसइंटीग्रेशन मैं कहता हूँ कि यदि इनफाइनाइट टाइम्स में करा दूँ तो इनफाइनाइट टाइम्स के बाद में जो उसका बचा हुआ क्वांटिटी होगा वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और इनफाइनाइट टाइम्स डिसइंटीग्रेट कराने के लिए जो टाइम कंजम्पशन मेरा रहा होगा वो क्या रहा होगा? 8 घंटा प्लस 4 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 1 घंटा डॉट डॉट डॉट। और ये चीज़ भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो इसका क्वांटिटी 64 से ऑलमोस्ट 0 करने के लिए मुझे डिसइंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम्स। और इनफाइनाइट टाइम्स डिसइंटीग्रेशन करने के लिए जो टाइम कंजम्पशन होगा वो होगा 8 + 4 + 2 + डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो 8 + 4 + 2 + डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी आया, डोंट यू थिंक कि दिस इज जीपी? एंड क्या हमको इसमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देना चाहिए? आराम से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आया बात समझ? लिखो ये पूरा चार्ट आपको सोल्यूशन में नहीं दिखाना है, आपको बस आंसर लिखना है। लिखो रिक्वायर्ड टाइम विल बी S infinity इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 8। और S infinity का फॉर्मूला याद है आप लोग को? क्या था? A/1 - R। आई होप याद है, ठीक है। व्हाट इज A इन दिस क्वेश्चन? 8 डिवाइडेड बाय 1 - R कितना हो जाएगा? हाफ। तो 1 - हाफ दिस इज इक्वल्स टू 8/2 और सॉल्व करने पे दिस विल बी 16 आवर्स। मतलब 16 घंटे के बाद में ये सब्सटेंस का जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, वेरी इजी ये वाला भी। चलो देखो ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ओके। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल whose midpoints are joined to form yet another triangle and so on. This process continues indefinitely. Find the sum of the perimeters of all the triangle. ठीक है, बकवास है, ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं। देखो सुनना और सोचना। हाँ, सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल लो, ध्यान से देखते जाना बस। इसका साइड लेंथ कितना बोला हो? 24। इसमें एक छोटा ट्राइंगल बनाओ, देखो ऐसा, देखो ऐसा। ऑरेंज वाला इक्विलेटरल, व्हाइट वाला भी इक्विलेटरल, फिर एक और ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि एक और ट्राइंगल बनाओ। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत खाली हैं एक्चुअली, इसीलिए वो ऐसा बोलता जा रहा है कि बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए। ठीक है, मेरा मन वैसे इतने में भर जाएगा, आप लोग देखो चलेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आउटर मोस्ट ऑरेंज ट्राइंगल है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 24। फिर क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है,
कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ऑरेंज वाला यदि मान लो कि इक्विलेटरल था तो ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24, और ये जो व्हाइट वाला है वो इससे पैरेलल होगा और इसके क्या होगा, हाफ होगा। तो व्हाइट वाले का लेंथ कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 12। इसी घटिया लॉजिक से येलो वाले का क्या हो जाना चाहिए 6, ग्रीन वाले का क्या हो जाना चाहिए 3, और ये चीज़ चलता जाएगा। अब अगर आप पेरीमीटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो मैं पेरीमीटर का वैल्यूज़ अगर लिखूँ, ध्यान से देखना, तो ऑरेंज वाले का पेरीमीटर एक्चुअली कितना होना चाहिए था, आई थिंक 3 × 24 चलेगा, ठीक है, चलो 72 भी बोल सकते हो, मैं अगले स्टेप में लिखूंगा उसको लेके। वाइट वाले का पेरीमीटर 2 की 3 साइड है उसके पास भी, तो 3 × 12। फिर आप मेरे को बताओ इसके पहले वाले का, येलो वाले का, तो आई थिंक 3 × 6, और बताओ 3 × थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो गया मेरा इसमें, क्या बोल रहे हैं इसको 3 ना, चलो बड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ 3 × 3 एंड दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी। वाई अप टू इन्फिनिटी, ये सवाल कह रहा है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। आया बात समझ, और मेरे को बेसिकली शायद इन सारे का सम चाहिए, ठीक है। तो इसको देख के बहुत अच्छे से मुझे क्या फील हो रहा है कि इट इज़ इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा 3 × 24, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, बी केयरफुल, हाँ 3 × 24 अपॉन में 3 × 12, तो 3 गया 12 और 24 गया 2, तो कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा 2। हाँ अच्छा, मैंने अपना ही बात जो है मैं उल्टा बिठा दी, हमेशा बोलता ना बाद वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला, ठीक। सो 3 × 12 अपॉन में कितना 3 × 24, सो 3 कौन 1 और कितना आ जाएगा 2, चलेगा मेरे ख्याल में। तो कॉमन रेशियो आपका हो गया हाफ और फर्स्ट टर्म हो गया आपका 72, और आपको इन्फिनिटी तक का सम चाहिए। लिखूँ इसमें पहले ऐसे लिखूँ, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स will be 3 × 24, 3 × 12, 3 × 6, 3 × 3, dot dot dot, 3 × 24, 3 × 12, 3 × 6, 3 × 3, dot dot dot, up to infinity। फिर लिखूँ नाउ S infinity is equals to, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 72 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है हाफ, सो दिस विल बी 144 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, अच्छा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी पढ़ो इसको, आओ डिस्कस करते हैं एक बार। मेरा तो पढ़ा हुआ है, बाकी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और फिर हम इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखना ध्यान से, सपोज करो कि ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल जमीन सा है, देखना यहाँ ध्यान से, हाँ, और आपके पास सपोज करो कि ये कोई बॉल है ऐसा, और उसको आपने किसी एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, पिंक ले लो, ये रुको येलो ले लो, चलो देखो ये बॉल है, इसको एक हाइट से आपने ड्रॉप किया। अभी बॉल भी बहुत सारा टाइप का आता है वैसे तो, एक बॉल होता है पिम पॉम बॉल, कौन सा बॉल बताओ, पिम फिर पॉम। अभी इस बॉल का प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसको जिस हाइट से रिलीज करोगे ना, ये बाउंस करके उससे भी ऊंचा उछल जाता है, तो हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक नॉर्मल बॉल का बात कर रहे हैं। आप उसमें कॉस्को ले सकते हैं, ड्यूस ले सकते हैं, बास्केटबॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, ये सब सारा बॉल का सेम ही प्रॉपर्टी होता है। इसको जब आप किसी एक हाइट से रिलीज़ करोगे तो ये आएगा यहाँ टप्पा खाएगा और टप्पा खा के ऊपर उछलेगा, लेकिन ऊपर जो ये उछलेगा ना उसमें इसका काइंड ऑफ ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है कि थोड़ा एनर्जी लूज़ हो जाता है, जिसके चक्कर में वापस उस हाइट तक नहीं जा पाता है, ये पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम हाइट जाता है। आया बात समझ। तो इसका यदि मैं एक डिज़ाइन सा बनाऊँ
तो देखना ये आएगा पहले इस हाइट पे, यहाँ टप्पा खाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो ये उछल के जाएगा वो कुछ थोड़ा कम हाइट पे रहेगा पिछले बार के मुकाबले। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। फिर से नीचे आके टप्पा खाएगा, और टप्पा खा के इस बार पिछले बार से भी थोड़ा और कम हाइट पे ही जाके रुक जाएगा। डू यू एग्री? ये वाला। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, और धीरे धीरे आफ्टर इनफाइनाइट सच ड्रॉपिंग्स, ठीक है, द बॉल विल कम टू रेस्ट। देखो ऐसे। अब इस पूरे सिचुएशन को ना पहले ढंग से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कौन से हाइट से ये स्टार्ट कर रहा है? 240। तो जो आपका देखना ध्यान से, ये वाला हाइट है, ये कितना रहेगा बताओ? सवाल के हिसाब से 240 मानते हो? फर्स्ट टाइम जब टप्पा खा जाएगा, वो टप्पा खाने के बाद में वो कितना हाइट अटेन कर सकता है बताओ? मेरे को जहाँ तक याद है तो उसमें था 4/5 ऑफ 240, मानते हो? नेक्स्ट टाइम जो ये जाएगा ऐसे, अब क्या होगा बताओ? फिर से पिछले बार जितना आया था उसका 4/5, तो 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 240। देखो यहाँ तक ओके है, क्लियर पक्का? बाकी मैं और थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे को ये पूछा हुआ है कि ऊपर से तो एक बार छोड़ दिया, बहुत बार ये टप्पा खाया, वाइब्रेशन कर करके लास्ट में जाके ये रेस्ट में आया। रेस्ट में आने से पहले ये जो टप्पा खा के कूद के ऊपर गया होगा, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हो, ये मेरा क्वेश्चन। एक बार और पढ़ लो इसको। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर अ सर्टेन बॉल रिबाउंड्स, मतलब ऊपर आता है 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। If the ball is dropped from a height of 240 centimeter, find the total distance traveled by the ball before coming to rest. Clear? चलेगा? अब हमको कुछ सोचना है APGP के हिसाब से, जिससे हम आंसर निकाल सके। तभी देखो ये शुरुआत में कितना हाइट है इसका? 240। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉल ने इस 240 सेंटीमीटर के हाइट को कितने बार ट्रैवल किया होगा? एक बार। इसको तो एक ही बार किया होगा। पहला टप्पा खाया, कूद के ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया टप्पा खाने के लिए, तो इस डिस्टेंस को कितने बार कवर किया? इसको 2 बार। सोचो, यहाँ से छोड़ दिया ना, तो गिरा, गिरते समय इसको तो एक ही बार किया, लेकिन गिर के ऊपर उठा एक बार, फिर गिरा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से आगे का सारा डिस्टेंस कितने बार कवर हुआ होगा? 2 बार कवर हुआ होगा। और देखो रेस्ट में आने से पहले टप्पा कितना बार खाया होगा? तो इसको टेक्निकली हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे। टप्पा काउंट करना बहुत डिफिकल्ट। आप किसी दिन कोशिश करके देखिएगा, संडे वनडे को फ्री रहें तो एक बॉल लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और गिनिएगा कितना टप्पा खाया है वो, ठीक है। घर वाले लोग सोचेंगे पगला गया ये 11 आते पता नहीं क्या क्या करता है। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो मैथमेटिकली हम इसमें ये मान के चलेंगे कि रेस्ट पे आने से पहले ये कितने बार टप्पा खाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स। अब मेरे लिए क्या है कि कैलकुलेशन करने का काम है, तो कैलकुलेशन को ध्यान से समझो। मेरा एक टर्म होगा मेरे ख्याल में 240, जो ये वाला डिस्टेंस है। दूसरा टर्म होगा मेरा 2 × 4/5 × 240। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? 2 आप यहाँ देख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर हो चुका होगा, क्या रहेगा बताओ? 4/5 का होल स्क्वायर × 240, एंड दिस इज सपोज टू कंटिन्यू एंड कैरी ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 समुदाय है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है ना। ये लोग जीपी में है और वो इस जीपी का पार्ट नहीं, क्योंकि वो अलग है, वो तो एक ही बार टप्पा खाया था, मतलब एक ही बार वो डिस्टेंस कवर हुआ था। इसको सेपरेटली ही रखेंगे इस पूरे को, लेकिन मैं जीपी का ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, कंसिडरिंग दिस टू बी माई फर्स्ट टर्म एंड आई बिलीव 4/5 टू बी माई कॉमन रेशियो। आया समझ? और ये कितने टर्म तक गया है बताओ? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो फॉर्मूला नॉर्मल वाला कि इनफाइनाइट वाला? इनफाइनाइट वाला। तो आंसर क्या होना चाहिए जरा सोच के बताओ एक बार, धीरे धीरे बताना। 240 ये तो सेम कंटिन्यू होगा, प्लस ए क्या है? भारी भरकम सा 8/5 × 240 डिवाइडेड बाई क्या?
1 माइनस कॉमन रेशियो जो कि 4/5 रहेगा। इसको थोड़ा काटो, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 ही होगा ना, 4 और फिर 8 और 8 इंटू 48, 8 इंटू 40 320 और 64, तो हाँ 384। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखो 240 प्लस 384 और ध्यान से सोचो तो एक 5 आ जाएगा। बोलो कैसे? ये जो नीचे है 1 माइनस 4/5 ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1/5 और वो जो 1/5 का नीचे वाला 5 है वो हॉर्लिक्स पी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अल्टीमेटली ये वाला आ रहा है। आइए इसका कैलकुलेशन करें। 5 4 कितना होता है? 20। एक सेकेंड रुकिएगा। सो 240 प्लस 5 4 20 0 कैरी 2, 5 8 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4 और 15 प्लस 4 1920 और 1920 प्लस 240 तो मेरे ख्याल में 2160 2160 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। अब आप कॉपी कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो इसको देखो। अच्छा हाँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। इस क्वेश्चन को हम ऑन पर्पस छोड़ देंगे। रीजन बीइंग कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन फिर ये ज़्यादा फिजिक्स की तरफ चला जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो छोड़ देते हैं हम लोग इसको। नहीं आएगा। आप पहले स्कूल टीचर से बात एक बार कर लीजिएगा, अगर आने वाला हो तो मैं अलग से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अभी परेशान नहीं करूंगा आप लोग को। आगे चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 देखो। ठीक है, सुनो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इग्नोर मारो एक बार। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि देश का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके अंदर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। और दोनों जब बैलेंस में चलते रहे तो इकोनॉमी मस्त एकदम आगे भागते रहता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी अगर एक कम हो जाए ना अचानक से फॉर एनी XYZ रीज़न, तो आप समझिए कि इकोनॉमी का चक्का जो है रुक जाता है। अगर मान लीजिए कि डिमांड रुक गया, फिर सप्लाई वाले लोग बनाता जाएगा, सब लॉस में जाएगा। और अगर सप्लाई रुक गया तो आप समझिए कि सबका दाम ही इतना बढ़ जाएगा, आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। आ रहा बात समझ? तो डिमांड और सप्लाई मतलब एग्जैक्टली मैच कराना तो असंभव है, लेकिन कोशिश हमेशा ये किया जाना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई हमेशा क्या रहे, एक मतलब बैलेंस्ड रहे। ठीक है ना? अभी सडनली कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ में। जैसे सपोज कीजिए कि अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, कल को मान लीजिए कि चाइना के साथ में हम लोग का ही लगा लगी हो जाए थोड़ा सा, या ताइवान के साथ में चाइना कर ले, या सपोज कीजिए कि जैसे कोरोना अचानक से आ गया था। तो इस टाइप का जब सिचुएशन आता है ना, तो नॉर्मल आदमी क्या है कि अपना स्पेंडिंग रोक देता है। एक इंसान जो मान लो कि खर्चा करता है वो क्या सोच के करता है कि अगले महीना हम फिर मेहनत करेंगे, हमको फिर पैसा मिलेगा, तो जो अभी हमारे पास में पैसा है इसको हम खर्चा कर लेते हैं, अगले महीना वाला से हम बाकी सारा काम हम चलाते रहेगा। ये कॉमन आदमी का आइडिया रहता है। लेकिन सडनली अगर मान लो कि वार टाइम हो जाए या सपोज करो कोरोना जैसा कोई सिचुएशन वापस आ जाए, तो इंसान फिर अपना बहुत सारा जो स्पेंडिंग है ना उसको सोचता है कि ये बेफिजूल का खर्च हम नहीं करेगा इसको, और वो सारा पैसा को होल्ड करके अपने पास रख लेता है। और उस सिचुएशन में इकोनॉमी में अचानक से जो है वो डिमांड एकदम नीचे चला जाता है ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। जो एकदम से बेसिक नेसेसिटी है, सपोज करो कि रोटी कपड़ा मकान, तो उतना तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो भी स्पेंडिंग है वो ऑलमोस्ट एकदम जीरो की तरफ चला जाता है। आया बात समझ? लेकिन दिस सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी इकोनॉमी। इससे मतलब देश तो नहीं चल सकता, अर्थव्यवस्था तो नहीं चल सकता। तो इन सब टाइप के सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करता है? अब गवर्नमेंट का फिर से काम है कि वो जो एक प्रोसेस था डिमांड सप्लाई के साइकिल का, उस साइकिल को फिर से रीस्टार्ट करने का। तो रीस्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बहुत ही सस्ते रेट पे बिना कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल के लोन देना स्टार्ट कर दो, ये पैसा बांटना स्टार्ट कर दो। क्योंकि लोगों के हाथ में क्या है, देखो उसको डर है कि मतलब कि हमारा मेडिकल एक्सपेंस अचानक से आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट अपने पास में रखना चाहता है और उसको वो खर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इस अमाउंट के अलावा भी कहीं से अगर उसके पास में पैसा आ जाए तो वो उस पैसा को भी रखेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। फिर वो क्या है कि उसका बहुत सारा जो डिज़ायर्स वगैरह था उसको पूरा करने के लिए फिर से खर्चा करना स्टार्ट करेगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को रीइनिशिएट करने के लिए क्या करता है कि लोन, ये लोन का ही एक फॉर्मेट आप कह सकते हो सब्सिडी। मतलब दोनों सेम चीज़ तो नहीं है, लेकिन अब सब्सिडी क्या होता है मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, अभी बस आप ऐसा समझो कि सब्सिडी एक माध्यम है जिससे गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में वापस से एक्स्ट्रा पैसा इन्फ्यूज़ करता है, किलो एक्स्ट्रा पैसा, और तुम्हारे पास जो है उसको तुम जेब में रखो और हम जो दे रहे हैं इसको कम से कम तुम खर्चा करो। तो उससे क्या कि वापस से वो खर्चा होने का साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आया लॉजिक समझ?
अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ो, चलो देखो, आई होप इस बार क्वेश्चन जो है वो पिछली बार की कंपैरिजन में ज़्यादा समझ में आया होगा आप लोग को। तो इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से एक तरीके का समझो 10 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो रिलीज़ करता है इकोनॉमी के अंदर। अभी ये पैसा देने का तरीका ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हेलीकॉप्टर ले लिया, हर सिटी के ऊपर में ज़्यादा कि थोड़ा थोड़ा ऐसे मनी हाइस्ट की तरह उड़ा रहे हैं, जिसके हाथ जो लग गया एंजॉय करो, तो वैसा नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आता है। चैनल्स के थ्रू आता है इन द सेंस कि पहले सपोज करो कि गवर्नमेंट ने बैंक को अलाउ किया कि आपके अकाउंट में मान लीजिए कि आप ये 10 लाख करोड़ ले लीजिए और फर्दर इसको पास ऑन कीजिए लोन के फॉर्मेट में, कोई फॉर्मेट में, कोई फॉर्मेट में। तो मान लो कि बैंक के पास में इतना पैसा आया, लेकिन ये जो बैंक के पास में आया तो ये खर्चे के रूप से नहीं आया, ये जस्ट आया ही, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक को जो मिलेगा ना उसका 80% वो खर्च करेगा और 20% सिंस एकदम ही बहुत ही मतलब समझ रहे हो कि अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंस, ठीक है, बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है, वार टाइम है या कोरोना टाइम है, तो बैंक में पूरा पैसा नहीं खर्चेगा। जो उसको मिलेगा उसका 80% ठीक है वो खर्च देगा और बाकी 20% अपने पास रख लेगा। अभी जो बैंक खर्चेगा तो बैंक कैसे खर्चेगा बताओ, बैंक में जाके कहीं ना कहीं तो कुछ पेमेंट करेगा। बैंक को सपोज करो कि चाटू नया सुपर कंप्यूटर खरीदना था, बैंक को सपोज करो कि कुछ मतलब बिल्डिंग बनवाना था तो सीमेंट खरीदेगा, सरिया खरीदेगा, ये वो। अब बैंक ये जो अपना 80% खर्चा करेगा तो वो खर्चा किसी न किसी तो उसी कंट्री के अंदर के आदमी के जेब में पैसा आएगा ना। अब मान लो कि बैंक एक बार के लिए इस 80% से मान लो कि 10 तो सुपर कंप्यूटर खरीद रहा है, तो वो पेमेंट किसको मिलेगा, सुपर कंप्यूटर की कंपनी को मिलेगा। फिर सुपर कंप्यूटर की कंपनी को जब वो पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा। उस एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर से उसको जाएगा, मान लो कि मैकडी में बर्गर खाएगा अगर मिल पा रहा है तो। आ रहा बात समझ। मैकडी वाला क्या करेगा, जहाँ से ब्रेड खरीद के लाया होगा उसको पेमेंट करेगा, जिसको ब्रेड खरीद मतलब ब्रेड जिसने उसको बेचा होगा वो फिर क्या करेगा, पैसा रिसीव करने के बाद वो फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से दूध खरीदेगा, पानी खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, टी शर्ट खरीदेगा। आप समझ रहे हैं कि ये स्पेंडिंग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक स्पाइरल साइकिल है, ये स्पेंडिंग एक जगह पे रुकेगा नहीं। क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मैं पूरे देश का ऑडिट करूं तो ये जो एक बार पैसा रिलीज हुआ था इसको कितने बार खर्चा किया गया और वो अमाउंट कितना है। मतलब जितने लोगों ने भी सेम पैसा को बार बार खर्च किया ना उसको नया खर्च की तरह काउंट करना है। मतलब बैंक ने एक बार इसका 80% खर्च दिया होगा, जिसके पास वो 80% गया होगा वो अपने रिसीव्ड 80% में से फिर से 80% खर्चा कर देगा। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है हमारा वो अपने रिसीव्ड अमाउंट में से फर्दर 80% फिर खर्चा करेगा। तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है कि ओवरऑल देश की इकोनॉमी में कितना पैसा खर्चा किया जाएगा एक बार अगर इतना पैसा ऊपर से रिलीज किया जाता है तो। गिवन दैट कि एवरीबडी हु रिसीव्स एनी अमाउंट ऑफ मनी विल स्पेंड 80% ऑफ वॉट एवर ही हैज रिसीव्ड। नहीं आया समझो, थोड़ा पूरा एक बार मैं ये लाख करोड़ वाले पॉइंट को इग्नोर मार देता हूँ, ठीक है। तो पहला खर्चा जो हुआ वो क्या हुआ है, 80% ऑफ 10। ओके देखना यहाँ ध्यान से देखना। तो पहला खर्चा जो हुआ है दैट इज 80% ऑफ 10। ओके नेक्स्ट खर्चा क्या होगा इसका 80%, तो क्या हो जाएगा बताओ, 80/100 इंटू 80/100 इंटू 10, मानते हो। एंड दिस विल कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके इस जीपी का फर्स्ट टर्म कौन है ये, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 80/100, ठीक है। तो इसका हम लोग को निकालना है एस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा बताओ, एस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू बोलो 80/100 इंटू 10 योर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 80/100। सॉल्व करने पे देखो 0 0 0 0 गया, दिस इक्वल्स टू ऊपर तो आ जाएगा 8 और नीचे मेरे को लगता है कि एक 0 काट लो, आई थिंक 2/10 हो जाएगा क्या। दिस इज इक्वल्स टू 80/2 और सॉल्व करने पे 40, ठीक है। और ये 40 के पीछे अब क्या लगा देंगे फिर से, लाख करोड़, लाख करोड़। अभी इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये बताओ मेरे को, कि सरकार की तरफ से जब एक बार 10 लाख करोड़ रिलीज हुआ तो इकोनॉमी में एक्टिविटी जो है वो कितने रुपए का हुआ, इकोनॉमी में जो एक्टिविटी है वो हुआ है 40 लाख करोड़ का। आया बात समझ। ऊपर से रिलीज कितना हुआ था 10 लाख करोड़, लेकिन एक्टिविटी कितने का हुआ है 40 लाख करोड़। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा क्लियर है। आज रुक जाएंगे यहाँ।